किस्मत पे बहुत बिलीव करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कर्मा पे बिलीव करते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब, मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरा भाग्य ही बहुत खराब है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों हम लोग किस्मत को दोषी ठहराते हैं? तो दोस्तों आइए इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में एक एक करके बारीकी से समझेंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे आप जो कुछ भी सुनने वाले हैं वो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों आइए हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे एक इंसान है और उसे वो मिल जाए जो वो पाना चाहता है, या उसे कुछ पाने की इच्छा हो और उससे वो मिल जाए, तो वो एक ही बात कहता है कि वाह मेरी तो किस्मत ही अच्छी। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान हो जिसे वो ना मिले जो वो पाना चाहता है, या उसे कुछ पाने की इच्छा हो, तो वो ये कहता है कि यार मेरी तो किस्मत ही बुरी है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। दोस्तों इन दोनों केस में किस्मत किस सेंस में यूज़ किया जाए? कुछ मिल जाने के सेंस में, कुछ पाने की सेंस में। तो दोस्तों अगर किस्मत को डिफ़ाइन किया जाए तो इसका जवाब यह निकल कर आएगा कि अगर आपको वो मिल जाए जो आप पाना चाहते हैं, या आप पाने की कुछ इच्छा करते हो, तो हम लोग इस किस्मत को बीच में ला देते हैं और कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही अच्छी। और वहीं दूसरी तरफ जिसे कुछ नहीं मिल पाता वो अक्सर ये कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही बुरी है। तो दोस्तों अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ आ गया हो तो आज से आप लोग इस किस्मत को बीच में लाने के बजाय आप इसे एक अच्छी सोच और एक अच्छा कर्म का नतीजा समझेंगे। आज से आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी किस्मत अच्छी है, बल्कि आप ये कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी पाया वो मेरी सकारात्मक सोच और कर्म का नतीजा है, और मुझे जो कुछ भी नहीं मिल पाया वो मेरी नकारात्मक सोच और उस दिशा में सही कर्म ना करने का नतीजा है। तो दोस्तों अगर हमारा ऐसा नज़रिया हो तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में नहीं फंसेंगे और अपनी सोच को सुधार कर हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम असली ज़िंदगी का रुख करते हैं, एक ऐसे महान शख्स के स्पीच को सुनते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल सकेंगे। तो दोस्तों वो एग्ज़ाम्पल है स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी। और वो स्पीच इस तरीके से है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्पीच को आप गौर से सुनें। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके बाद 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, किंतु उनको यह इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में वह उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता जब वो वेटिंग लिस्ट में थे तो उनको कॉल आया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप इसे गोद लेना चाहेंगे? बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज में भेजने के वचन देने के कारण वह मान गए। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई खर्च करने में लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरीके से मुझे इसमें मदद करेगा। यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उसे करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट के ही क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार को रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था। जो कुछ भी किया अपनी जिज्ञासा और इंट्यूशन की वजह से किया, और वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे पुरानी जगह थी जहाँ मैं कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरी कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं थी।
तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वैरी करना सीखा और किसी तरीके से टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी सीखा। यह बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने मैक में डिज़ाइन कर दिया। यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फंक्शंस नहीं होते, क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी। तो इसीलिए किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी भी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता। फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर हो, फंड्स होते या उसमें ऐसा नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो यह सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस स्पीच से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट के वक्त अगर उन्होंने ये कहा होता कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वो आज कंप्यूटर में कैलीग्राफी यूज़ करना ना जानते, और अगर वो ऐसा ना करते तो आज दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल नहीं होता। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ अपनी ज़िंदगी जी और इस भीड़ से बाहर निकले। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को कुछ सीखा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।